नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है मुख्य परीक्षा का वेटलैंड्स, आर्द्र भूमियाँ। क्या है ये? देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं, इसे आप जीएस पेपर फर्स्ट में रख सकते हैं और थर्ड में भी रख सकते हैं। फर्स्ट में क्या है, ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं, और थर्ड में पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन, ये टॉपिक्स वहाँ पे हैं। फिलहाल इसे कहीं भी रखा जाए, हम इसे ऐसे तैयार कर लेंगे कि किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए हम आसानी से उसका उत्तर दे सकें। तो बात करते हैं कि आर्द्र भूमियाँ होती क्या हैं। सामान्य भाषा में आपको पता होगा कि कोई भी दलदली क्षेत्र है ना, उसे आप आर्द्र भूमि कह सकते हैं। यहाँ तक कि तालाब वगैरह को भी आर्द्र भूमि की श्रेणी में रख दिया जाता है। लेकिन जब परिभाषा की बात आए तो हम ये परिभाषा लिख सकते हैं जो कि बहुत ही ऑथेंटिक है और बहुत काम का है। यहाँ पे आप प्री के लिए एक फैक्ट ले सकते हैं कि रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है। रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में, ईरान में एक जगह है। तो वो कन्वेंशन इसी को मतलब डेडिकेटेड है, वेटलैंड्स को, इन्हीं के संरक्षण के लिए बनाया गया, मतलब हुआ था। और उस समय परिभाषा क्या दी गई कि अगर कोई दलदली क्षेत्र है, पंक भूमि वाला क्षेत्र है, वो कृत्रिम रूप से है या फिर प्राकृतिक रूप से, उसका जल चाहे स्थिर हो या गतिमान हो, वो जल चाहे ताज़ा हो या लवड़ी हो, इन क्षेत्रों को आर्द्र भूमि कहा जाएगा, ये कहा गया था। और इन क्षेत्रों में सागरीय क्षेत्र को भी शामिल करेंगे, लेकिन पूरा सागर नहीं। निम्न ज्वार के टाइम पे ज्वार दो तरह से आता है। एक उच्च ज्वार होता है कि पानी बहुत मतलब ऊंचाई तक उठ जाता है किनारे पे और दूर तक आ जाता है, और एक निम्न ज्वार होता है। तो निम्न ज्वार के समय गहराई 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए पानी की। तो इन क्षेत्रों को हम, सागरीय क्षेत्रों को, आर्द्र भूमि में रख लेते हैं। ठीक है। एक और चीज़ जानने लायक है कि जैसे हमारे शरीर में जो अशुद्धियाँ हैं, गंदगी है, उसे साफ करने का काम किडनी करती है, उसी तरह प्रकृति में आप देखें बहुत सारे मतलब जो गंदा जल बह के इकट्ठा हो जाता है तालाबों में, वेटलैंड्स में, उन्हें वो साफ़ करती है। बहुत सारी गंदगी जो है वेटलैंड्स साफ़ करती हैं, उन्हें फिर से पुराने मतलब नए रूप में एक प्रस्तुत करती हैं। इसीलिए इसे प्रकृति की किडनी कहा जाता है, और इसे बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? अभी आप सुपरमार्केट में जाएं, देखें कि वहाँ हर तरह की चीज़ें मिलती हैं, कपड़ा से लेकर के खाने पीने की चीज़ें भी। उसी तरह से वेटलैंड्स में तरह तरह के जीव जंतु, मछलियाँ, पेड़ पौधे, हर चीज़ मिलती है वहाँ पे। हर चीज़ मतलब ज़्यादातर जो प्रकृति में पाई जाने वाली चीज़ें हैं पर्यावरण में, इसीलिए इसे बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहा जाता है। ये तो हो गई मतलब एक तरह से कहें कि बैकग्राउंड हो गया, परिभाषा हो गई। लेकिन जो आपके काम की बात है वो यहाँ है कि इनका महत्व क्या है, इनका उपयोग क्या है। देखिए, जब आप पर्यावरण पढ़ेंगे ना, हम लोग इस पे बात करेंगे, तो हम वहाँ पढ़ते हैं कि 4 तरह की सेवाएं प्रकृति या पर्यावरण हमें उपलब्ध कराती है, या यूँ कहें कि उसे 4 कैटेगरीज में बांट दिया गया है। उसी के आधार पे हम इसे वेटलैंड्स को भी पढ़ेंगे। देखिए, एक होता है प्रोविजनिंग सेवाएं, मतलब नेचर हमें क्या उपलब्ध करा रही है, उसी को हम यहाँ लागू करें कि वेटलैंड्स हमें क्या उपलब्ध करा रही हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो है कि भोजन मिलता है हमें, वहाँ से बहुत सारी मछलियाँ मिलती हैं वहाँ से। इसके अलावा भी जो वहाँ पे आप खेती भी कर सकते हैं, एक्वा कल्चर कर सकते हैं। तो भोजन का एक अच्छा सोर्स है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बाकी जीव जंतुओं के लिए भी। स्वच्छ जल मिलता है, और जो गंदा जल है वो स्वच्छ भी होता है वहाँ पर। ये भी वहाँ से प्रोविजनिंग सेवाएं हमें मिल रही हैं। ईंधन भी मिलता है वहाँ से, और ईंधन के साथ साथ फाइबर भी मिलता है। कुछ अनुवांशिक संसाधन भी मिलते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु। इसके अलावा इसके अलावा आप जाएँ तो बायोलॉजिकल बायोकेमिकल उत्पाद भी मिलते हैं। ये सारी चीज़ें वेटलैंड्स हमें उपलब्ध कराती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो विनियमन की सेवाएं हैं। प्रकृति हमें, मतलब जो नेचर है, विनियमन की सेवाएं भी देती हैं। उसी तरह से जो वेटलैंड्स हैं वो भी हमें रेगुलेटिंग सेवाएं देती हैं, विनियमन की सेवाएं जैसे सिंपल जलवायु का विनियमन। कैसे? जहाँ वेटलैंड्स होंगी वहाँ का वातावरण, वहाँ का मौसम, वहाँ की जलवायु, ये उससे प्रभावित होंगी। तो जलवायु का विनियमन भी ये करती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जल चक्र में सहायता करती हैं। अभी हमने बात की कि जो गंदा जल है वो प्योरीफाई होता है। जल चक्र का क्या मतलब है कि जल यहाँ से उठा,
वर्षा हुई, अभी ऊपर गया, फिर वहाँ से वर्षा हुई, फिर नीचे गिर गया। अब जल बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है, कहाँ जाएगा? मान लेते हैं इधर से इधर बह रहा है नीचे की तरफ, यहाँ वेटलैंड में इकट्ठा हो गया। अब ये फिर से ये यहाँ इकट्ठा है, फिर यहाँ से वाष्प बनेगा, फिर उठेगा, फिर वर्षा होगी, फिर बहेगा, फिर आएगा। तो ये सर्किल बनता रहता है ऐसे। तो जल चक्र में ये सहायता करता है। इसके अलावा आप देखें तो मृदा अपरदन में भी, मतलब मृदा अपरदन से सुरक्षा प्रदान करता है। अगर कहीं की जगह ज़मीन सूख गई है तो वह अब मतलब वहाँ की मिट्टी अपरदित होती है जल्दी जल्दी, लेकिन जहाँ वेटलैंड्स हैं वहाँ मृदा अपरदन नहीं होता, बहुत कम होता है। इसके अलावा देखिए आप, प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं उनसे भी सुरक्षा करती हैं जो वेटलैंड्स हैं। कैसे? जहाँ वेटलैंड्स हैं वो तो सूखे से भी सुरक्षा प्रदान करेंगी। प्राकृतिक आपदाओं में कभी कभी अकाल भी हो जाता है, उससे भी सुरक्षा प्रदान करती हैं। यहाँ तक कि जो समुद्र के किनारे वेटलैंड्स हैं वहाँ पे मैंग्रोव वनस्पतियाँ उगती हैं। आप जाएँ कभी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में, तो वहाँ आप देखेंगे कि बहुत घने, बहुत ही मजबूत जड़ों वाले आपको मैंग्रोव वन मिलेंगे। तो जब सुनामी, चक्रवात, इस तरह की आपदाएं आती हैं तो उनसे भी सुरक्षा में मिलती है। और प्रदूषण से नियंत्रण तो ये करती ही हैं, चाहे वायु प्रदूषण हो, भूमि प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, इन सब से सुरक्षा प्रदान करती हैं वेटलैंड्स। ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा आगे बढ़ें तो सांस्कृतिक सेवाएं भी कुछ देती हैं वेटलैंड्स। किस तरह की? बहुत सारी ऐसी वेटलैंड्स हैं जहाँ पे आध्यात्मिक स्थल बने हुए हैं, प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं, लोग वहाँ घूमने भी जाते हैं, मनोरंजन भी होता है, सौंदर्य के अच्छे दृश्य आपको मिलते हैं वेटलैंड्स में। बहुत सारी ऐसी झीलें हैं, बड़ी ही सुंदर हैं, वहाँ लोग जाते हैं, देखते हैं। शैक्षणिक सेवाएं भी होती हैं, वहाँ पे अनुसंधान कार्य भी किए जाते हैं। और साथ ही साथ वहाँ वहाँ जो लोग रहते हैं उनके परंपरागत जीवन निर्वाह में भी इनका योगदान होता है, और पारंपरिक जो ज्ञान है उसके संरक्षण में भी इनका योगदान है। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह की सेवाएं हमें वेटलैंड से मिलती हैं। इसके बाद आगे बढ़ें, कुछ सहायक सेवाएं भी हैं। सहायक सेवाओं का मतलब ये हुआ कि जैसे मिट्टी का निर्माण होता है, मिट्टी के निर्माण में भी वेटलैंड्स का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके अलावा पोषक तत्वों का जो चक्रण है, पोषक तत्वों का चक्रण भी ये करेंगे। और प्राथमिक उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। प्राथमिक उत्पाद का मतलब क्या हुआ? जैसे पेड़ पौधे। इसके अलावा जैव विविधता बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर क्वेश्चन बना तो जैव विविधता से जोड़कर क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इसकी संभावना ज़्यादा है। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु वहाँ पे पाए जाते हैं, उनका संरक्षण होता है यहाँ पे। तो ये महत्व की बात है। जितना अभी हमने डिस्कस किया, मुझे एहसास है कि मैंने जल्दी जल्दी डिस्कस किया, और उसमें ज़्यादा समय लगाना कोई बुद्धिमानी की बात भी नहीं होगी। उसमें से अगर 50% भी आपको याद रह जाए तो समझिए कि आपका काम हो गया, बहुत अच्छे से आप उत्तर लिख देंगे। लेकिन ये एक हिस्सा हुआ, अभी हम अगले हिस्से पर चलते हैं। और अगली बात यह है कि इनके सामने खतरे क्या हैं। दिक्कत तो यही है। क्वेश्चन अगर यहाँ से बना तो इसलिए नहीं बनेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बनेगा कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके सामने बड़ी दिक्कतें हैं, तभी तो इस पे क्वेश्चन बनेगा। और फिलहाल 1-2 सालों में इस पे काफ़ी चिंताएं, गंभीर चिंताएं हुई हैं पूरी दुनिया में कि इनके सामने खतरे हैं, लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं, अभी हम पढ़ेंगे। तो खतरों को लेकर के ही ये जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट होगा। चलिए देखते हैं फिर क्या दिक्कत है इसके सामने। दो तरह से हम कह सकते हैं। एक तो मानव है, मानव का तो क्या कहना। मानव की वजह से क्या दिक्कत है? प्रदूषण हो रहा है। अब इस प्रदूषण में चाहे आप भूमि का प्रदूषण कह लीजिए, चाहे आप देखिए कि वहाँ पे जल प्रदूषित करने की बात है। बहुत सारे शहरों का पानी जो है, गंदा पानी, वेटलैंड्स में छोड़ा जा रहा है। तो हर तरह से मानव ने इसको प्रदूषित किया है। जहाँ भी वेटलैंड्स, बहुत सारे अभी रिपोर्ट्स आती हैं कि शहरों में कोई तालाब था, कोई वेटलैंड थी, अभी ख़त्म हो चुकी है, या इतनी गंदी हो गई है कि फिर वहाँ से बीमारियाँ उत्पन्न होने लगी हैं। इसके अलावा क्या है, एक और दिक्कत है कि अतिक्रमण हो रहा है। अगर आप कहीं ऐसी जगह पर रहते हैं, शहर में जहाँ भी आप रह रहे हो तैयारी करते समय, और वहाँ नदी हो या कोई तालाब हो बड़ा, तो आप कभी जाएं, देखें कितना तेज़ी से अतिक्रमण हुआ। अगर 2-3 साल से ऑब्जर्व कर रहे होंगे आप, देखिए कितनी तेज़ी तेज़ी से वहाँ पे घर बन रहा है। तो अतिक्रमण हो रहा है, सिर्फ शहरों में नहीं, गाँव में भी। ये एक बड़ी समस्या है इनके सामने, वेटलैंड्स के सामने एक दिक्कत की बात है। इसके अलावा खनन भी हो रहा है।
बहुत सारी ऐसी वेटलैंड्स हैं जहाँ पे खनिज तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। अब वहाँ खनन हम करने लगते हैं, फिर वेटलैंड्स फिर वो मतलब खतरे में आ जाती हैं। और साथ ही साथ जल का जो दोहन है ज़रूरत से ज़्यादा, या जितना होना चाहिए, जितना हम कहें कि सस्टेनेबल है, उससे कहीं ज़्यादा हो रहा है। और इस कारण भी, इस मानवीय गतिविधि के कारण भी वेटलैंड्स के सामने समस्याएं हैं। साथ ही साथ आप देखें तो मत्स्यन बहुत ज़्यादा हो रहा है। कोई तालाब है, ज़रूरत से ज़्यादा मछली पकड़ी जा रही है। पर्यटन गतिविधियों की वजह से भी यहाँ पे दिक्कतें हो रही हैं। ये सब मानवीय कारण हैं जिनकी वजह से वेटलैंड्स के सामने खतरे हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, कुछ प्राकृतिक कारण भी हैं जिनकी वजह से समस्याएं हो रही हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत सारी वेटलैंड्स सूख रही हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण कभी कभी ऐसी भी चीज़ें हो रही हैं जो वहाँ रहने वाले मतलब जो जीव जंतु हैं उनके जीवन को खतरा उत्पन्न कर रही हैं। इसके अलावा जो है, समुद्र स्तर जब बढ़ेगा तो जो तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है वो प्रभावित होगी। और अभी हमने जाना कि निम्न ज्वार के समय 6 मीटर की गहराई तक का जो क्षेत्र है वो वेटलैंड्स में आएगा, तो वहाँ भी दिक्कतें हो रही हैं। बाढ़ और सूखा तो है ही अपने आप में एक दिक्कत। इसके अलावा अपरदन भी हो रहा है, इससे भी समस्याएं हो रही हैं। ये प्राकृतिक कारण है जिनकी वजह से दिक्कत है। अब हम बात करते हैं फिर किया क्या जाए। करने वाली बात यह है, सिंपल। देखिए, रामसर कन्वेंशन जो हुआ था वो पूरी दुनिया में वेटलैंड्स के लिए काम करने के लिए एक अच्छा मंच है। तो रामसर कन्वेंशन के तहत विभिन्न प्रयास किए जाते हैं, बैठकें होती हैं, उसमें और सारे मतलब उपाय किए जाते हैं, डिस्कशंस होता है। और ये तय किया जाता है कि कैसे कैसे हम इनका इस्तेमाल करें ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सुनिश्चित हो सके, साथ ही साथ इनका संरक्षण भी हो सके। और 2010 में सरकार ने एक नियम बनाया था, फिर 2017 में संशोधित करके आर्द्र भूमियों के लिए एक नियम बनाया है संरक्षण के लिए। इस तरह के उपाय किए जा रहे हैं, और भी उपाय आप लिख सकते हैं, लेकिन इतना ये दो याद रहे तो समझिए कि आपको दूसरों से ज़्यादा नंबर मिलेंगे। अब आते हैं प्रश्न पर। ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। एक दो बार इस वीडियो को आप देखेंगे, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर्द्र भूमियों के महत्व को उजागर करना है आपको, और साथ ही साथ उनके समक्ष जो खतरे हैं उनका विश्लेषण करना है। और विश्लेषण करते हुए आगे जाके एक कदम जाके जब आप कंक्लूजन लिखेंगे तो वहाँ पे आप उपाय बता सकते हैं, कुछ और नवाचारी उपाय बता सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जो समस्याएं हम डिस्कस करते हैं ना, उन्हीं को अगर उल्टा कर दें तो उपाय हो जाता है। समझ रहे हैं? जैसे कि अतिक्रमण हो रहा था तो अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, अधिक जल का दोहन नहीं होना चाहिए। और कुछ सबसे बढ़िया पर्यावरण संरक्षण के लिए अगर उपाय अगर आप लिख रहे हैं तो सबसे अच्छा ये होगा कि लास्ट में कहीं न कहीं ये लिखें कि जन भागीदारी बहुत ज़रूरी है। लोगों को साथ लेकर के पर्यावरण संरक्षण में, वेटलैंड्स के संरक्षण में आगे बढ़ा जाए। तो इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही है, आगे दूसरे टॉपिक में मिलेंगे। इसे अच्छे से तैयार करिए। नमस्कार।